अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं जनरल साइंस का अगला टॉपिक। जनरल साइंस का अगला टॉपिक है मोशन। ठीक है, तो मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। शुरू करते हैं। इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए थे, पूछा गया था इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है। दो तरह के क्वांटिटीज़ होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है पूछा है तो इसका मतलब स्केलर होगा। तो स्केलर में क्या क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, स्पीड, पावर, ये सारे जो है स्केलर होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होते क्या हैं इसको पहले देख लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होता है ऐसा क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का टेम्परेचर की बात करें, प्रेशर की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पावर, ठीक है, करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं। बात करें वेक्टर की, वेक्टर ऐसा क्वांटिटीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका वैल्यू भी चेंजेस हो, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता हो। कौन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेट है, मोमेंटम है। ठीक है, ये सारे क्या है वेक्टर क्वांटिटीज़, तो आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो वहाँ पे नोट पूछा था तो क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटीज़ में सारे देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी टिक करने से भी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इज सेम एज द फार्मूला ऑफ इम्पल्स। तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, वहाँ पे यूनिट पूछा गया था, यहाँ पे डायमेंशनल पूछ लिया गया, तो हो जाएगा मोमेंटम का। मोमेंटम का और इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल सेम होता है। इम्पल्स एक्चुअली होता क्या है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और टाइम तो था ही। उसके बाद फिर बात करें तो मास को क्या लिख सकते हैं केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, उसी तरह से मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम को लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मास को लिखते हैं केजी में, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड में। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे फिर हम लोग सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो केजी, मीटर, सेकंड, और नीचे भी क्या हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ताकि इसके बराबर आ सके। ठीक है, तो इम्पल्स और मोमेंटम सेम हो गया। अब यूनिट डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो केजी के लिए क्या आएगा, एम आएगा कैपिटल वाला। ठीक है, ये क्या है, मीटर है, मीटर को किस में नापते, एल लेंथ के लिए आ जाएगा एल, और सेकंड में बचेगा क्या, नीचे सेकंड बच जाएगा एक। ठीक है, तो हो जाएगा क्या टाइम का इन्वर्स। तो ये इसका क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर्स को कब इक्वल बोलते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, ये दोनों वेक्टर है जो एक ही तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड भी, मान लीजिए ये 5 न्यूटन का लगा रहा है तो ये भी 5 न्यूटन का लगा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज ड्यू टू। मैग्नेटिज्म होता किस लिए है, तो सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो जो चार्ट था उसमें से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट हैज़ डायमेंशन ऑफ। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट हम लोग पढ़े थे, ई इज इक्वल टू एच म्यू, है ना, एच एफ करके। द डायमेंशनल एम एल टी माइनस टू कोरोस्पोंड टू। एम एल टी माइनस टू किसके लिए ये होता है, तो ये होता है फोर्स के लिए। अब कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए एम के लिए, एम किस लिए आता है, मास के लिए आता है, तो मास को किस में डिफाइन करते हैं केजी में। एल किस लिए आता है, लेंथ, लेंथ को मीटर में। और ये जो टी आ रहा है ये किसके लिए आता है, टाइम के लिए, तो टाइम के लिए कौन सा, सेकेंड। ठीक है, नीचे माइनस में है तो नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं आप कि केजी है और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि केजी को लिखते हैं मास में। ठीक है, तो ये और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर को एक्सेलरेशन में। तो मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स होता है, तो आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। नेक्स्ट है हमारा द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी बात पहले भी कर चुके हैं हम लोग। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m-1 L3 T-2। इसको याद नहीं करना है। ठीक है, याद आपको सिर्फ फार्मूला करना है, जो पहले भी बता चुके हैं हम। फोर्स इज इक्वल टू जी m1m2/r²। m1 और m2 मास होता है, r क्या होता है, r डिस्टेंस होता है। ठीक है,
तो आर का स्क्वायर है। अगर यहीं पे हमको निकालना क्या है, जी का वैल्यू निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लगाना है, तो जी को इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, एफ आर आर स्क्वायर M1 M2, ठीक है। और अगर ऐसे लिखना चाहें, न्यूटन के टर्म में लिखना चाहे तो ऐसा हो जाएगा। अगर न्यूटन के टर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, और रेडियस तो था ही आर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से। और M1 M2 क्या है, मासेज है, 2 मास है, ठीक है। तो टोटल कितने मास हो गए, 3 मास हो गए, ठीक है। टोटल कितने, ऊपर में 1 मास, नीचे में 2 मास, तो कट जाएगा, नीचे में 1 मास बचा हुआ रहेगा, यानी कि m के पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे बचा हुआ है m, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, मीटर आ रहा है, यहाँ पे भी रेडियस को किस में नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे, तो 3 मीटर आ गया, तो इसके लिए क्या आएगा, एल का क्यूब, यानी कि लेंथ का क्यूब, ठीक है। उसके बाद t-2 क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम, देखिए एक्सेलरेशन को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो नीचे आ रहा है सेकंड का स्क्वायर, तो ऊपर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, t-2 लिखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। वर्क डन अपॉन ए बॉडी, जब कोई बॉडी वर्क डन करता है तो वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये रिपीटेड वे में पूछा जाता है, ठीक है। फिर से पूछ लिया है कि नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी देख लेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी के लिस्ट में है क्या नहीं है, ठीक है। तो टॉर्क हो जाएगा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास क्या होता है, ठीक है। तो मास एक फिजिकल फंडामेंटल एंड स्केलर क्वांटिटी होता है, मास को याद रखना है, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट याद है, फंडामेंटल माने जो बेसिक्स होते थे, ठीक है, तो मास होता था, उसके बाद लेंथ होते थे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बेसिक हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है। नेक्स्ट इज़ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, अब कौन सा है जो कि नॉन डायमेंशनल है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया था स्ट्रेन का, ठीक है। तो स्ट्रेन होता क्या है, आगे डिफाइन करेंगे उसको। उसके बाद फिर से पूछ लिया है इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम है, मास है, उसके बाद लेंथ है, तो ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 7 पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड, अभी हम लोगों ने बात किया कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्ट्रेन होता क्या है, चेंज अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ऊपर में भी लेंथ, नीचे में भी लेंथ, तो यूनिट तो कट जाएगा, दोनों को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर में नापते हैं, ये भी मीटर में नापते हैं, तो क्या होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, डायमेंशनल लेस हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन जो आता है वो यूनिट से ही आता है, और यूनिट क्या हो गया इसका, दोनों कट गया, तो क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट द एंगल इन विच ए क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रेवल मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, किस एंगल पे आप बॉल को मारें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। तो वो हो जाएगा 40 डिग्री एंगल विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से कितना, 40 डिग्री। तो ये आता कहाँ से 40 डिग्री, तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, इसको बोलते हैं रेंज, जो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है U² sin 2θ/g, ठीक है। तो थीटा को क्या रखिएगा कि इसका वैल्यू, रेंज का वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा, तो ऑब्वियस है इस पूरे का वैल्यू 90 होना चाहिए तभी ज़्यादा होगा, तो 90 का वैल्यू, इसका मतलब 2θ कितना होना चाहिए, 90, तो थीटा = 45 होना चाहिए। तो ये हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर यही पूछता कि मैक्सिमम हाइट होना चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे पूछा है क्या, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं रेंज, तो क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 45 होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूलाज है, ठीक है। नेक्स्ट द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस टू कीप ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स कितना चाहिए इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम में एक पार्टिकल को रखने के लिए कम से कम 2 फोर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि एक तरफ से अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो दूसरी तरफ से बैलेंस, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए दूसरी तरफ से भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तभी बैलेंस बना हुआ रहेगा, नहीं तो क्या होगा, इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो उधर की ओर चले जाएगा इक्विलिब्रियम में और नहीं रहेगा। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन इट रीचेस टू द हाईएस्ट पॉइंट, जब हम लोग किसी बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं तो वो जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है
उसके पास क्या होता है, इट हैज़ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, उसके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है डाउनवर्ड होता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद उसका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी, माने बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन के कितना भार कितना है, ठीक है, वजन कितना है किस जगह उस पर डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी, ठीक है। या एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस पे घूम रहा है, एंड मास ऑफ द बॉडी, मास पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आया। उसी चीज़ को वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास ऑफ द बॉडी, किस पे डिपेंड नहीं करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे। नेक्स्ट है हमारा, ए पायलट हैज़ टू रिलीज द बॉम्ब टू हिट द टारगेट। जब पायलट जो होता है वो अगर किसी टारगेट को हिट करना चाहता है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले से फेंकना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर द टारगेट, उसको क्या करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा बिफोर द टारगेट। क्यों, क्योंकि उसका जो प्लेन है, उसका जो वो जिस प्लेन का पायलट है, तो प्लेन भी तो रन कर रहा है, तो प्लेन के साथ साथ वो बॉम्ब भी रन करेगा, जिसकी वजह से आपको पीछे ही पहले ही गिरा देना पड़ेगा, तब जाके वो जाके टकराएगा टारगेट से, ठीक है। नेक्स्ट, ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो उसके पास क्या क्या होता है, ठीक है, उसके पास क्या होगा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या क्या कांस्टेंट फिर नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, डायरेक्शन ऑफ इट कंटिन्यूसली चेंजेस, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से उसका वेलोसिटी में, मोमेंटम में, एक्सेलरेशन में, ये सारे में चेंजेस आता है। तो किस में चेंजेस नहीं आता है, वो है काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और बाकी सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हुआ, मोमेंटम हुआ, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से तो सर्कुलर पाथ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा कांस्टेंट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जब किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हैं अर्थ सरफेस से, तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब भी कोई बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजेंटल पोजीशन की बात पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शंस में दिए गए थे, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स का वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसी तरह से वर्टिकल का क्या होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है, ठीक है, कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, इफ़ ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल, देखिए जब बोले कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो दो कंसेप्ट हैं यहाँ से कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी वेरिएबल होगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है किसी सर्कल में, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर किसी सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कल में तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ ए अर्थ्स इक्वेटर, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस को डिस्क्राइब जो करता है वो ऐसा कौन सा टर्म है जो नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ्स इक्वेटर को डिफाइन करता है, तो वो हो जाएगा लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड को देख लेते हैं एक बार। लेटीट्यूड क्या करता है, नॉर्थ से साउथ का जो एंगुलर डिस्टेंस है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ, ये जो ब्लू ब्लू कलर के देख रहे हैं हम लोग, यही क्या है, लेटीट्यूड है, जो डिफाइन ब्लू और रेड कलर में जो कि डिफाइन करता है क्या, एंगुलर डिस्टेंस को। नेक्स्ट, हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, या लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था, तो ये हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट है हमारा, ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर
यूनिफॉर्मली फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ टावर, विच पाथ विल बी ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल। ठीक है, बोल रहा है कि आप किसी पार्टिकल को या किसी बॉल को क्या कर रहे हैं, टावर से ड्रॉप करा रहे हैं। ठीक है, आप सीधे सीधे आप फ्री फॉल नहीं करा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके फेंक रहे हैं। देखिए, ग्राउंड एट ए डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस में जाकर जितना हाइट है उस टावर का उतना ही डिस्टेंस वो दूर जाके गिरता है। तो उसका जो मोशन होगा ये जो होगा उसका पाथ कौन सा होगा, तो उसका जो पाथ होगा वो होगा पैराबोलिक। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, हम लोग डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस ये करके फेंक रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट शुड ए पर्सन ऑन ए फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल टू डू डिक्रीज हिज एंगुलर स्पीड। अगर एक आदमी किसी टेबल पे खड़ा है और वो टेबल रोटेट कर रहा है, अगर उसका एंगुलर स्पीड घटाना है तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको अपने हाथ फैला देने चाहिए, स्प्रेड हिज हैंड टूवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का कंसेप्ट होता है, एक तो होता है कि आप हाथ, टेबल घूम रहा है और आप अपने हाथ को अंदर की ओर ये किए हुए हैं, और एक क्या होता है कि हाथ को फैला दिए। तो हाथ को फैलाने से क्या होता है, एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, और एक पूछा जाता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ये याद रखना है कि इसका जस्ट अपोजिट, अगर आप हाथ अंदर की ओर कर लेते हैं तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच एट्रीब्यूट इज नॉट ट्रू फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ सही नहीं है, तो ये होता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है कि पाथ कैसे कैसे हमने पाथ लिया उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि शॉर्टकट लेंथ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में शॉर्टकट डिस्टेंस तो होता ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ नॉट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मोशन ऑफ व्हील ऑफ कार्ट वाइल मूविंग ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल हो। तो घोड़ा गाड़ी जो होता है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, किस मोशन का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशनरी एंड रोटेटरी। रोटेटरी और ट्रांसलेशनरी का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब होता है कि सिर्फ घूमना। ठीक है, घूम रहा है कोई बॉल, जैसे बॉल घूम रहा है, लेकिन घूमते हुए अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ये क्या है, घोड़ा गाड़ी का एग्जाम्पल है। जैसे घोड़ा गाड़ी क्या करता है, उसका पहिया जो होता है वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। ठीक है, तो घूमना तो हो गया रोटेशन, और आगे भी बढ़ना क्या हो गया, ट्रांसलेशन। तो इसलिए एग्जाम्पल हो गया ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे जब कोई बॉडी मूव करता है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो मैंने पहले ही ये वाला बात किया था कि दो तरह के कंसेप्ट होते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 8 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फाइंड इस मोमेंटम। तो मोमेंटम का हम लोग पढ़ चुके हैं, मोमेंटम जो होता है एम भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, मोमेंटम आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट, विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट के केस में कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, कौन सा कंजर्वेशन लॉ, तो वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही रॉकेट वर्क करता है। ठीक है, कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2 होगा। ठीक है, when a car starts suddenly from rest, the people sitting inside the car move backward, law of inertia, this is an example of। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ही है जो इनर्शिया को डिफाइन करता है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम लोग जब सडनली कार पे चल रहे होते हैं तो अचानक ब्रेक मारता है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, चाहे बैकवर्ड हो, इधर उधर झुक जाते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से होता है। तो ये कौन सा लॉ डिफाइन करता है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, जैसे गाड़ी का अचानक से स्टार्ट होता है तो हम लोग पीछे की ओर बढ़ जाते हैं। ये सारे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया से लिया गया है। ठीक है। ए मैन इन ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रॉप्स ए बॉल ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक कोई ट्रेन में आदमी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, उसने क्या किया? बॉल ड्रॉप किया। द पाथ ऑफ द बॉल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज। तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा ऑब्जर्वर को कि बॉल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? तो क्या हो जाएगा? पैराबोला। ठीक है, आप देखे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, बॉल को ड्रॉप किए लेकिन बॉल क्या किया? पीछे जा करके गिरता है ना। तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? तो वो फॉलो करता है पैराबोला पाथ, पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन की बात कौन से लॉ पे आता है? तो थर्ड लॉ पे आता है। और ये क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हम आपको जितना धक्का देंगे आप भी हमको उतना, माने दीवार भी हमको उतना ही धक्का देती है। ठीक है, आप दीवार को जितना धक्का देते हैं दीवार भी आपको उतना ही धक्का देती है। तो इसी को बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ विच फेनोमेना डज द जेट इंजन वर्क। ठीक है, पहले तो हो गया था रॉकेट वाला। तो रॉकेट वाला कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जेट इंजन जो वर्क करता है वो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? जेट इंजन जो है लीनियरली मूव करता है। तो कौन सा ये करेगा? मोमेंटम जो होगा वो लीनियरली कंजर्व होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल इट्स मोमेंटम। तो वेलोसिटी अगर डबल कर देंगे तो मोमेंटम में क्या चेंजेस आएगा? तो ये हो जाएगा डबल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू एम होता है। तो वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स का कौन सा लॉ है जो डिफाइन करता है फोर्स को? तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूटन्स का कौन से लॉ में फोर्स को एक्सप्लेन किया गया है? तो सेकंड लॉ। डिफाइन कौन से, माने फोर्स का जो ओरिजिन है वो कौन से लॉ से आता है? वो फर्स्ट लॉ से आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, नेक्स्ट, ए लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज। तो देखे होंगे कि जब कोई लॉन्ग जंप करता है तो वो बहुत दूर से रन करके आ रहा होता है। क्यों? उसको क्या चाहिए होता है? मोमेंटम चाहिए होता है। ठीक है, ताकि वो ठीक से जंप कर पाए। नेक्स्ट, इन qualitative way the tendency of undistributed object to stay at rest or to keep in moving with the same velocity is called। ठीक है, जब कोई बॉडी रेस्ट पे रहता है तो वो चाहता है कि रेस्ट पे ही रहे। अगर मूव कर रहा होता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहे। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कौन सा कंसेप्ट देता है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स ए सडन टर्न। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब बस अचानक से सडन टर्न लेती है तो क्या करते हैं? उसके जो पैसेंजर्स हैं वो आउटवर्ड की तरफ गिरने लग जाते हैं, है ना, गिरने की इसमें आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन। सेम क्वेश्चन था लेकिन इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है कि एथलीट क्या कर रहा है? लॉन्ग जंप के लिए क्या कर रहा है? रन करता है। ठीक है, तो उसको किस तरह का एडवांटेज मिलता है? इनर्शिया ऑफ मोशन का। नेक्स्ट, व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली। जब कोई रनिंग कार अचानक से रुकता है तो द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अचानक से जैसी गाड़ी रुकी वो सब कोई पैसेंजर लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन कहता क्या है कि जब कोई बॉडी मोशन पे होता है तो कॉन्स्टेंटली वो मोशन पे ही रहना चाहता है जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? मोशन में रहते हैं और अचानक से ब्रेक मारता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, न्यूटन्स का पहला लॉ क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया जो आया है वो फर्स्ट लॉ से ही आया है। क्वालिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स। इनर्शिया कैसे मेजर करते हैं? तो इनर्शिया को मेजर करते हैं मास से। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास।
अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेकंड लॉ में क्या डिफाइंड होता है, फोर्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं हम लोग। तो यही चीज़ पूछा है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग जानते हैं सेकंड लॉ के अनुसार एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अब बोला है कि एक्सेलरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जब गिवन फोर्स दिया हुआ है, यानी कि फोर्स दिया हुआ है तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास के। ठीक है, इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू, इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम लोगों ने देखा ये वाला क्वेश्चन, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है, तो मास पे ही डिपेंड होता है इनर्शिया। नेक्स्ट है हमारा, ए जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो अभी देखा हम लोगों ने जेट इंजन किस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये जेट इंजन की बात। अगर रॉकेट की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, तो एम बी पे डिपेंड करता है, यानी कि मास एंड वेलोसिटी पे, यानी कि स्पीड पे। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पोक्स यूज इन द व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल। स्पोक्स का क्या काम है बाइसाइकिल में, टू इंक्रीज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करता है, यानी कि जब बॉडी बाइसाइकिल मूव कर रहा होता है उसको कॉन्स्टेंटली मूव करते रहने देना होता है। ठीक है, स्पोक्स क्या करता है, इस काम में हेल्प करता है उसकी। ठीक है, कि आपने साइकिल में पैडल मारा और वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहे जब तक कि आप उसको कोई रोक ना ले। ठीक है, नेक्स्ट, वो इनर्शिया के मोमेंटम को बरकरार रखता है। नेक्स्ट, न्यूटन्स यूज द फेज क्वांटिटी ऑफ मोशन फॉर, क्वांटिटी ऑफ मोशन न्यूटन ने किस चीज़ के लिए कहा था, फ्रेज। ठीक है, तो ये मोमेंटम के लिए कहा था। ठीक है, मोमेंटम में होता क्या है, एम इंटू वी होता है, मास का वेलोसिटी होता है, तो उसी का क्वांटिटी का मोशन होता है। क्या होता है, यानी कि कोई क्वांटिटी है जिसका कुछ मास है, उसी का मोशन होता है, यानी कि एम इंटू वी। ठीक है, उसी चीज़ को न्यूटन ने कहा था क्वांटिटी ऑफ मोशन। नेक्स्ट, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज टेकन इनटू अकाउंट बाय द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड। तो मास एंड वेलोसिटी को जब साथ में लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, एम बी। वाइल कैचिंग ए बॉल प्लेयर्स पुल डाउन हिज हैंड टू लोअर द। ठीक है, जब हम लोग कैच पकड़ते हैं तो देखिएगा अपने आप हाथ क्या कर लेते हैं, पीछे की ओर खींच लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मोमेंटम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बोट इन स्टील वाटर इफ ई वॉक्स टूवर्ड्स द शोर ऑफ द बोट वेन विल। ठीक है, अगर कोई आदमी बोट पे खड़ा है, ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो शोर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो बोट किधर मूव करेगा, शोर से अपोजिट साइड में। ठीक है, मूव अवे फ्रॉम द शोर। नेक्स्ट, वाई डज कैनन रिकॉल आफ्टर फायरिंग। ठीक है, रिकॉइल, तो हम लोग जब कैनन से फायरिंग करते हैं तो वो पीछे की ओर क्यों जाता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि हम किसी चीज़ को जब आगे की ओर धकेलते हैं तो वो हमको पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, वो बंदूक और फायरिंग वाला, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ में बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज। गैलीलियो लॉ का फॉलिंग बॉडीज को क्या बोलते हैं, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, विच लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस द फोर्स। कौन सा लॉ डिफाइन करता है फोर्स को, तो से न्यूटन सेकेंड लॉ। मैंने बताया था कि सिर्फ फोर्स के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, फर्स्ट लॉ से। लेकिन अगर बताए कि इसको एक्सप्लेन ये यहाँ से कहाँ से करते हैं, तो हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से करते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम। ठीक है, कोई वुडन फ्रेम है जो कि फ्रीली सस्पेंड का मतलब इधर उधर मूव कर सकता है। विच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ को सपोर्ट करता है। ठीक है, कि आप उसमें ठोक नहीं सकते हैं। ठीक है, जब तक कि वो फिक्स ना हो। नेक्स्ट, ए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। तो रॉकेट अभी बात की है किस में वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम पे कौन सा वर्क करता है, जेट इंजन वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंटम इज ए मेजर ऑफ, मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी का मेजर, क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन का, सॉरी,
क्वांटिटी का मोशन, यानी कि क्वांटिटी का बोले तो क्वांटिटी का मास होता है और मोशन बोले तो वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, वही क्या हुआ, मोमेंटम हुआ। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन। ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग ए स्टोन ड्यू टू, ठीक है, हम किसी चीज़ को जब किक करते हैं तो स्टोन को अगर किक करते हैं तो हमको क्या होता है, दर्द होता है। क्यों ऐसा होता है, रिएक्शन की वजह से, क्योंकि वो भी क्या करता है हमारे ऊपर, हम एक्शन जो लेते हैं उसके ऊपर रिएक्शन होता है। ठीक है, थर्ड लॉ न्यूटन्स। ए मेटल बॉल एंड ए रबर बॉल बोथ हैव द सेम मास, एक रबर बॉल है और एक मेटल बॉल है, अगर उसका सेम मास है, स्ट्राइकिंग ए वॉल नॉर्मली विद द सेम वेलोसिटी, आप अगर दोनों बॉल को दीवार पे दीवार पे मारते हैं, द रबर बॉल रिबाउंड एंड मेटल बॉल डज नॉट रिबाउंड, तो मेटल रबर बॉल जो है वो वापस हो जाता है, माने जंप करता है दोबारा, लेकिन स्टील बॉल जो है, मेटल बॉल जो है वो रिबाउंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, द रबर बॉल सफ़र ग्रेट चेंज इन मोमेंटम, तो रबर बॉल का देखिएगा वो क्या होता है, उसका शेप में चेंजेस आता है। ठीक है, यानी कि उसका मोमेंटम में चेंजेस आता है, और मेटल बॉल का मोमेंटम में चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, याद रखना है आपको क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मोमेंटम की वजह से। नेक्स्ट, शुड कार हैव बम्पर्ड दैट कोलैप्स अंडर इम्पैक्ट, ठीक है, पूछा गया कि कार में बम्पर्स होना चाहिए क्या, तो यस होना चाहिए। वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी कोलिजन होता है। ठीक है, सिंस दे हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन, जो कोलिजन का इम्पैक्ट हुआ है वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए बम्पर क्या होना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। व्हेन मिल्क इज क्रंच द क्रीम सेपरेट फ्रॉम इट ड्यू टू, तो दूध से क्रीम को सेपरेट कौन से प्रिंसिपल पे करते हैं, तो ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चॉक वाटर से चॉक पाउडर को सेपरेट कैसे करते हैं, उसके बाद यूरिन कंपोनेंट और ब्लड को कैसे सेपरेट करते हैं, तो ये सारा जो एग्जांपल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ही करते हैं, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg, फाइंड द रिकॉयल वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं इसको करने का तरीका क्या होता है कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो निकल जाएगा हमारा मास कितना दिया हुआ था 10 ग्राम, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ था 40। उसके बाद क्या हुआ, जब टकराने के बाद उसका ये क्या हुआ, गन का मास कितना था 8 kg, और उसका वेलोसिटी पूछा गया है। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको क्वेश्चन का न्यूमेरिकली करके कि M1 बुलेट का मास दिया हुआ है, M1 कितना दिया हुआ है, ये सब पूछा गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद पूछा है कि गन का मास इतना है, तो ये कितना होगा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो M1v1 करके निकाल सकते हैं आप यहाँ से। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या देता है, वो एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, हम लोग देखा है कि वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप आता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि स्लोप क्या होता है y अपॉन एक्स, हम लोग क्या लिखते हैं, और y क्या y के इसमें क्या है, वेलोसिटी है, और x में टाइम है, इसलिए वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट, रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन द कर्व्स, रेलवे ट्रैक जो है उसको बैंक्ड किया जाता है। ठीक है, बैंक्ड का मतलब क्या होता है, टेढ़ा किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, ठीक है, तो इसके कंसेप्ट को अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल, ताकि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो सके, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको टेढ़ा रखा जाता है, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, कैसा क्यों किया जाता है। ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है, कौन से मोशन में द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो होता है कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स
मूव विथ, तो ये क्या हो जाएगा, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में टाइम में मूव करे तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मान लीजिए 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं 5 घंटे में, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर 5 घंटे में, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर 5 घंटे में, तो ये क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट अन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी, इस तरह के एक्सलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सलेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए एक बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी, कॉन्स्टेंटली नहीं, कुछ वेलोसिटी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 5 किलोमीटर चला 20 मीटर पर ई से, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर डिक्रीज हो गया 15, फिर क्या होगा 10, तो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, 5-5 करके डिक्रीज हो रहा है, और 5-5 किलोमीटर पे ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे डिक्रीज हो रहा है, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे बढ़ रहा है, तो उसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सलेशन बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, इट्स मोशन इज सेड टू बी, तो उसका मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका मोशन बोलेंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन व्हाट काइंड ऑफ मोशन इफ इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उस तरह के मूवमेंट को, उस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, तो उस तरह के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे कॉन्स्टेंटली स्पीड से मूव किया जा रहा है। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड लाइन देन इट रिप्रेजेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है इंक्लाइंड, माने ऊपर की ओर बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली, तो इसका मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ना। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म इससे, तो रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, तो क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट का मतलब क्या होता है, फिजिक्स के टर्म में रेट का मतलब होता है 1/टाइम, बाई टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी चीज़ को बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, पावर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, तो पावर जो एक्सर्टेड होता है, पावर किसी बॉडी पे आप पावर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअल में होता क्या है, फोर्स का क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो हो जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू होता क्या है, जनरली हम लोग बात करते हैं पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क को क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तभी तो वर्क डन होगा, फोर्स लगाएंगे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन बोलेंगे, अपॉन टाइम तो था ही। उसके बाद पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, तो पावर क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट रहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो क्या कहता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स, द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर का, और स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट वेरी विथ टाइम एंड और प्लेस, हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, और एब्जॉर्वर के अकॉर्डिंग भी, एब्जॉर्वर क्या देख रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कैसे मूव कर रहा है उससे भी कोई लेना देना नहीं है वेलोसिटी ऑफ लाइट का, तो इसलिए कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटिव। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव के अकॉर्डिंग कौन सा चीज़ रिलेटिव नहीं है, यानी कि कौन सा चीज़ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कौन सा चीज़ कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। बाकी देख लीजिए, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता। टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट्स, सिमुलटेनिटी, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये सारा क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ठीक है, जो कि रिलेटिव है इससे। बाकी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट रहता है, तो ये रिलेटिव नहीं है। नेक्स्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज, आइस में चलना डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन की कमी होती है, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, हम लोग को चलने में हेल्प करता है किसी में चीज़ में। जैसे हम लोग ज़मीन पे चल रहे हैं, क्यों चल पा रहे हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से ग्रिप पाते हैं और हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें आइस में किसी तरह का कोई ग्रिप नहीं होता है, यानी कि फ्रिक्शन, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन होता है। द फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ फ्री टू मूव, if we know that the magnitude of force and the mass of an object, then Newton's second law motion enables us to determine objects acceleration। ठीक है, न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बोला गया है कि हम लोग को फोर्स और मास दिया हुआ है, फोर्स और मास पता है, तो क्या हम लोग सेकंड लॉ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्स और मास गिवन है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम एरोप्लेन देयर इंक्रीज इन इट्स, जब कोई बॉडी एरोप्लेन से गिरता है तो उसका क्या चीज़ में इंक्रीज आता है, एक्सेलरेशन में। ठीक है, देखेंगे कि वेलोसिटी का जैसे जैसे वो नीचे की ओर आता है उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, जब कोई बॉडी को किसी ऊपर जगह से गिराते हैं तो उसका जैसे जैसे वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन होगा, तो इसलिए क्या होगा, एक्सेलरेशन में भी इंक्रीमेंट आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्पिंटर। स्पिंटर का मतलब क्या होता है, जो लोग दौड़ लगाते हैं ना, तो ड्यूरिंग द रेस लाइज, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो नीचे की ओर होता है, एहेड ऑफ हिज फीट, माने फीट से आगे की ओर होता है, क्योंकि वो क्या होता है, आगे की ओर झुका हुआ रहता है। ये देखिए, ठीक है, जब कोई स्पिंटर रन करता है तो उसका बॉडी क्या होता है, आगे की ओर झुका हुआ रहता है, और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या करता है, आगे की ओर झुका हुआ रहता है, यानी कि हेड ऑफ हिज फीट। इसका फीट तो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे की ओर है। नेक्स्ट है हमारा, ए फोर्स में चेंज एन ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन, शेप। अगर फोर्स किसी बॉडी पे लगा रहे हैं तो उसके किस किस चीज़ पे चेंज आ सकता है, स्पीड, डायरेक्शन, शेप, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, हर एक चीज़ पे चेंज आ सकता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फ्रिक्शन को कैसे घटा सकते हैं, तो पॉलिशिंग सरफेस पे अगर पॉलिशिंग कर दिए तो वहाँ पे क्या होगा, जितने भी गड्ढे थे, रफ सरफेस थे, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गए, तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद यूज़ ऑफ लिब्रिकेशन, देखिएगा हम लोग के जब हम लोग का मशीन वगैरह वर्क नहीं करता है प्रॉपर्ली, ठीक है, ठीक ठाक रुक रुक के वर्क करता है, तो हम लोग उसमें लिब्रिकेशन देते हैं, तो वो क्या करता है, फ्रीली मूव करता है। इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया, फ्रिक्शन का कमी हो गया, तो यूज़ ऑफ लिब्रिकेशन हो जाएगा। उसके बाद डिक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जितना एरिया कम होगा उसका फ्रिक्शन क्या होगा, उतना घट जाएगा। ठीक है, अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होगा, सारा सही हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो सरफेस को पॉलिश कर दीजिए, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा। लुब्रिकेशन यूज़ करिए, फ्रिक्शन डिक्रीज। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को डिक्रीज करिए तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनल फोर्स, तो ये बता दें कि फ्रिक्शन का घटना या बढ़ना वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए फ्रिक्शन अगर इसके लिए क्या, फ्रिक्शन अगर ज़मीन पे घट जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज़मीन पे चल नहीं पाएंगे। तो ज़मीन के लिए फ्रिक्शन क्या होना, ज़्यादा होना भी, बहुत ज़्यादा होना भी ख़राब है, और कम होना भी ये है, तो मीडियम रहता है, इसलिए हम लोग चल पाते हैं। बहुत ज़्यादा होगा फ्रिक्शन तो क्या हो जाएगा, हम लोग चिपक जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और अगर कम होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो हम लोग गिर जाएंगे, जैसे बर्फ़ की बात की है। नेक्स्ट, इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्स में क्या होता है, आर ऑलवेज बैलेंस, इंटरनल फोर्स हमेशा बैलेंस होता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो पहले सोचिए क्या होता है, रेशियो की बात करें यानी कि डिवाइड की बात करें, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है।
ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, अगर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात करें तो एवरेज स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ कर्व रोड अबव द इनर एज टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल टू टेक सेफ टर्न इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, ये बैंकिंग ऑफ रोड्स होता क्या है, ठीक है, मैंने पीछे भी रेलवे ट्रैक वाला क्वेश्चन में आया था कि उसको टेढ़ा क्यों किया जाता है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, जहाँ पे टर्निंग होता है, जहाँ पे टर्निंग होता है, जिस साइड की ओर टर्निंग होता है, तो उसको हमेशा नीचा रखा जाता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे गया है कि इतना टेढ़ा टेढ़ा होता है। ठीक है, तो हल्का सा टेढ़ा इधर की ओर टिल्ट, जिधर की ओर रोड घूम रहा है उसकी ओर थोड़ा सा नीचा रखते हैं, और अदर साइड में क्या रखते हैं, ऊंचा रखते हैं। ऐसा क्यों रखता है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा होता है तो उसमें दो फोर्स लगता है, एक तो होता है सेंट्रीपिटल जो कि अंदर की ओर लगता है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। अगर रोड को हम लोग टेढ़ा नहीं करते हैं ना, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा और गाड़ी जो है बाहर की ओर फेंका जाएगा। ठीक है, बाहर की ओर टकरा जाएगा, ये वाला जो ग्रिल है इससे टकरा जाएगा, अगर इसको इसको थोड़ा सा टेढ़ा में नहीं बनाते। ये देखना ना रोड कितना टेढ़ा है, जब जब टर्निंग होता है वहाँ पे टेढ़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि बाहर से जितना भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, ठीक है, उसको बैलेंस कर सके, कहीं उसकी ओर खींचा हुआ न चला जाए। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, यानी कि रोड का टेढ़ा पड़ना टर्निंग पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि रोड क्या होता है, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा उसको तिरछा वाले, इसमें देखिए यहाँ पे रोड कितना एंगल में बना के बैठा है। ठीक है, रोड क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, समझ में आ रहा है, रोड स्ट्रेट नहीं है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। नेक्स्ट, ए बॉय सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप इन द ईयर। ठीक है, अब कोई कार है जिसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, उसने क्या किया, बॉल फेंका, तो बॉल को उसको द बॉल फॉल्स, उसने क्या किया, बॉल फेंका, तो उसको क्या नज़र आएगा कि बॉल जो है बिहाइंड हिम, बॉल क्या हो जाएगा, उसके पीछे चला जाएगा। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि बॉल कौन से पाथ को फॉलो करेगा, तो बॉल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ ईजियर टू कैरी 2 बकेट्स ऑफ वाटर इन वन हैंड ईच देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड टू कैरी वन ओनली वन इन वन हैंड बिकॉज। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि हम लोगों को एक हाथ में एक बाल्टी लेके जाना आसान होता है या दो हाथ में दो बाल्टी, तो दो हाथ में 2 बाल्टी ले आना ज़्यादा आसान होता है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्स विद इन द फीट। देखिएगा, आप लोग नोटिस कीजिएगा कि हम लोग जब एक हाथ से बाल्टी लेकर के जा रहे होते हैं तो हमारा बॉडी जो है उसके अपोजिट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ठीक है, जिधर बाल्टी होता है उधर हमारा सर नहीं झुकता है, हमारा सर उसके अपोजिट साइड में झुकता है। ठीक है, और हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसी बाल्टी के अपोजिट साइड में चला जाता है। लेकिन अगर 2 हाथ में 2 बाल्टी पकड़ ले तो हमारा बॉडी क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे फीट में होता है, जिसकी वजह से आसान हो जाता है उस चीज़ को कैरी करना, 2 हाथ में अगर 2 बाल्टी हो। ठीक है, ये कंसेप्ट है। डैम्स क्लोथ्स आर ड्राइड इन द स्पिन ड्रायर बाय द एक्शन ऑफ। ठीक है, तो डैम क्लोथ को यानी कि गंदे क्लोथ्स को इस स्पिन ड्रायर में जो क्लीन करते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, उसको अलग करता है, गंदगी को इससे अलग करता है। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की है कि मिल्क में से फैट कौन अलग करता है, किस प्रोसेस से अलग करता है या किस फोर्स के द्वारा अलग किया जाता है, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद अभी बोला कि डैम क्लोथ्स आर ड्राइड, मैंने डैम्स क्लोथ को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं कौन से फोर्स से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। उसके बाद अब थोड़ी देर पहले बात किए थे कि यूरिन का कंपोनेंट्स और ब्लड का कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो यार ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि वहाँ पे भी कौन सा फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है वॉशिंग मशीन में। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, नेम द एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्ट रेडिली इनवर्ड ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी। तो अभी बात की है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके इनवर्ड कौन सा फोर्स लगता है, तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि किसको बैलेंस करना रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर की ओर लगा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गाड़ी है वो उस सर्कल पे मूव कर पाता है। ठीक है, तो एक हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इनवर्ड में कौन लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है हमारा,
व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए कार मूविंग अराउंड ए कर्व, तो कौन सा कार लगता है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए कार मूविंग अराउंड ए कर्व, तो कौन सा, तो पूछा जा रहा है कि किस तरह का फोर्स एक्ट करेगा जब कोई कार कर्व पे मूव करे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा जब कोई कार हो कर्व पे मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो पूछा गया है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग डिस्टेंस से जाएंगे, किसमें, डिस्टेंस से जाएंगे वेलोसिटी या स्पीड में जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, वहाँ से फिर क्या जाएंगे, वहाँ से फिर एक्सेलरेशन में जाएंगे। तो टी का जो ये है वो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर था, स्क्वायर से किस में आएगा, सिर्फ टी की पावर 1 में आएगा, उसके बाद टी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे हम लोग, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन से निकालेंगे इसको। इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू एम टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में y इक्वल टू एम टी प्लस सी बता रहा है, तो पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल हो जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, देखिए वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं कंटिन्यूसली, v1 था v2 हो गया। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि बॉडी जो मूव कर रहा है वो कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है। नेक्स्ट, इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व देन इट रिप्रेजेंट, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व है, ठीक है, तो इससे क्या दर्शाता है हम लोगों को कि कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता यानी कि कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी होता, स्पीड होता, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, लेकिन अगर कर्व बता रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी स्पीड में क्या आएगा, उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ साइकिल व्हेन इट ट्रेवल्स ऑन ए रफ सरफेस, जब कोई साइकिल रफ सरफेस पे मूव करता है तो उसकी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन द इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस किस चीज़ को दर्शाता है, तो एस दर्शा रहा है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्टेंस बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, और बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन है जिसको आपको याद रखना है, तो क्या क्या है, v इजुकल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इजुकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इजुकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए आप इन तीनों इक्वेशन को याद कर लेना है आपको। ठीक है, आगे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे इससे रिलेटेड, तो पहले इसको याद कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, या लिख लेना है कहीं पे भी। आगे बढ़ते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में उसको क्या बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, डिस्टेंस क्या होता है कि पाथ डिपेंडेंट होता है, आप किस पाथ से जा रहे हैं वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यही पूछा गया था आपको। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वुड यू कॉल द एरिया सॉरी what would you call the area under the curve of a velocity time graph included between itself and time to time ordinates, तो वेलोसिटी टाइम के अंदर जो एरिया आएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअली उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया अगर पूछता वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन, लेकिन एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप पूछे तो एक स्टेप आगे जाएंगे और वो क्या होगा, एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एरिया पूछे तो एक स्टेप क्या जाएंगे, पीछे जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ठीक है। फॉर ए बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ नॉन लीनियर। ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म एक्सलेशन है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा तभी एक्सेलरेशन हो पाएगा, नहीं तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। वेलोसिटी में जब तक चेंजेस नहीं आएगा एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो सेम बात को दो बार रिपीट किया है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो सेम ही बात है। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो इस तरह का ग्राफ कुछ आता है। ठीक है, नेक्स्ट द एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को दर्शाता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पाथ बराबर है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। नेक्स्ट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो हमारे मोशन को अपोज करे। तो फ्लूइड में जो फोर्स अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। नेक्स्ट व्हाइल असेंडिंग इन हील द ड्राइवर ऑफ व्हीकल कीप्स द गियर रेशियो, तो जब हम लोग इसमें चढ़ते हैं, हील वगैरह में गाड़ी के थ्रू चलते हैं, तो गियर रेशियो को क्या रखा जाता है, 1 रखा जाता है, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, गियर रेशियो को मोर देन 1 रखा जाता है या फिर कम इक्वल टू 1 रखा जाए। गियर रेशियो होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इनपुट गियर टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आउटपुट गियर। ठीक है, नेक्स्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द इलेक्ट्रिक न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इज। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का लगता है इलेक्ट्रॉन में एंड द इलेक्ट्रिक न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रिक न्यूक्लियस में, उसके और न्यूक्लियस के बीच में किस तरह का फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर, तो ये क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल टू ईच अदर। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जब कोई बॉडी को आप इंक्लाइन प्लेन यानी टेढ़ा वाला पोजीशन में रखते हैं और वो क्या कर रहा है, बॉडी माने स्लाइड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा और एंगल को बढ़ाए और वो स्लाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। माने मैक्सिमम जो अटक करके रह रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उससे ऊपर करेंगे तो कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन में गिरने लग जाएगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज किसके लिए आता है, इंक्लाइन प्लेन के लिए आता है। नेक्स्ट द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम, तो हीट रेडिएशन का वेलोसिटी कितना होता है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। तो लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन वैक्यूम में बोलिए या फिर स्पीड ऑफ लाइट बोलिए, दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ़ ए बॉय सिटिंग इन ए ट्रेन विच इज़ मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कोई बंदा है जो ट्रेन पे बैठा हुआ है और वो ट्रेन क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फॉल इनटू हिज हैंड थ्रो ए बॉल इनटू द एयर द बॉल विल, वो क्या कर रहा है, उस बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो बॉल में क्या देखने को मिलेगा कि बॉल फिर से उसके हाथ में ही आके गिरता है, फॉल इन हिज हैंड। तो ये एक न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी न्यूटन इनर्शिया का लॉ भी बोल सकते हैं कि वो भी क्या चाह रहा है, आगे की ओर मूव, वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाह रहा है। ठीक है, तो इनर्शिया की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट इन साइंस पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी चीज़ को हम लोग पुश करते हैं या खींचते हैं या धक्का देते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं फोर्स। नेक्स्ट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड द एक्सलेरेशन प्रोड्यूस इज इक्वल टू एक्टिंग ऑन इट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इंटू एक्सलेरेशन, तो क्या होता है, ये फोर्स होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन फोर्स होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग ऑन इट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो हो जाएगा फोर्स के। कैसे आता है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मोमेंटम होता है, हम लोग जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d/dt विथ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो mv आएगा। ठीक है, अब क्या कि m को अलग कर दिया और डिफ्रेंशिएट किए किसको, dv/dt, और dv/dt क्या होता है, ये होता है एक्सलेरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, तो ये क्या होता है एक्सलेरेशन। तो डी चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, और ma क्या होता है, फोर्स होता है।
मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, ए सिंगल फिक्स पुली इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल बिकॉज। तो सिंगल फिक्स्ड पुली क्यों किस लिए यूज़ करते हैं, फोर्स इज अप्लाइड इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। ठीक है, सो दैट कि फोर्स क्या है, कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाइड हो और कम से कम फोर्स मिले, और फोर्स का जो डायरेक्शन हो, तो पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ ईजी टू ड्रॉ फ्रॉम द वेल यूजिंग ए पुली बिकॉज इट हेल्प्स चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम लोग देखे होंगे कि हम लोग जिधर फोर्स लगा रहते हैं और रहे होते हैं, ये देखिए पुली, ठीक है, हम तो फोर्स नीचे की ओर लगा रहे होते हैं, लेकिन वो उठ किधर रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, दिस इन टर्न मेक्स ईजी टू मूव द ऑब्जेक्ट। इस तरह से क्या होता है, आसानी से वो मूव कर जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, when a vibrating tuning fork is placed on the table a loud sound is heard this is due to। जब वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं हम लोग तो लाउड साउंड सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, क्योंकि फोर्स वाइब्रेशन की वजह से। ये देखें, ये ट्यूनिंग फोर्क जब इसको वाइब्रेट करके छोड़ देंगे तो एक तरह का साउंड सुनाई देता है। क्यों, किसकी वजह से, फोर्स वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए स्पीड ऑफ कार इज़ डबल्ड। अगर किसी कार का स्पीड को डबल कर देते हैं, व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इन द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको उस पर ब्रेक लगाने के लिए सेम डिस्टेंस पे ही रोकना है। ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, स्पीड डबल कर दिए तो अब फोर्स कितना लगेगा उसको रोकने के लिए, तो इसका ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये आता कहाँ से है, सॉरी, ये आता कहाँ है एक्चुअली, तो डी डिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। इसको और एक फार्मूला लिखते हैं, डी इज इक्वल टू वी के वी स्क्वायर। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी है, और क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, इसका और फार्मूला डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। ठीक है, तो म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी क्या है, डिस्टेंस। तो कितने डिस्टेंस पे रुकेगा, तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो अगर स्पीड या वेलोसिटी दुगना कर दें तो हमको डिस्टेंस कितनी देर बाद जा करके रुकेगा, 4 गुना। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है, स्पीड अगर डबल कर दिए तो वो रुकेगा कितने डिस्टेंस पे, तो 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि रिलेशन क्या था, डी इज इक्वल टू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्टॉपिंग वेलोसिटी। नेक्स्ट, ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू एट रेस्ट इज़ ड्यू टू। जब आप बॉल को किक करते हैं तो वो क्या करता है, आहिस्ते आहिस्ते रोल करता है और आहिस्ते आहिस्ते फिर क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो पहले तो वेलोसिटी स्पीड ज़्यादा रहता है, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन जो उसके मोशन को अपोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कांस्टेंट फोर्स इज अनदर नेम फॉर। तो कांटेक्ट फोर्स का अलग नाम क्या है, तो वो हो जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमारे मोशन को अपोज करता है। ठीक है, जैसे हम बॉल को किक किए तो बॉल को अपोज करने वाला कौन है, जंगल वंगल जो भी है। ठीक है, वो क्या करता है, जंगल है, हवा है, वो क्या करता है, बॉल के मोशन को अपोज करता है। तो ये सारा किस चीज़ का काम करता है, फ्रिक्शन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द फोर्स विच मेक ए व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक इज़ अप्लाइड। जब हम लोग किसी गाड़ी में, व्हीकल में क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाइड करते हैं, तो किस तरह का फोर्स उसको रोकने में मदद करता है, तो वो हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच कॉन्टैक्ट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किस तरह का फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करा दे, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन में था और स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गया, तो किसकी वजह से, कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स, तो हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रहा था, उसको क्या कर दिया, रेस्ट पे ला दिया, तो कौन लेकर के आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। उस कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। द इफेक्ट ऑफ इम्पल्स फोर्स ऑन द बॉडी इज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, जब किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत कम सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जब कोई फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड। अब जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी स्पीड में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए पर्सन सिटिंग ऑन स्विंग स्टैंड अप ऑन द स्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है,
जो हम लोग झूला झूलते हैं उसमें क्या कर रहा है, कोई आदमी खड़ा हो जा रहा है, तो उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। तो उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है इसके लिए डिस्कस करेंगे हम लोग। एक्चुअल में टाइम पीरियड होता क्या है, 2/√L/G, ठीक है, 2π√L/G। तो जब कोई आदमी झूले पे खड़ा हो जाता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चले जाता है, सॉरी सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर की ओर चले जाता है। तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की वजह से चले जाने की वजह से एल में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। एल में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है एल, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाता है। कैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ठीक है, ये नीचे था और एल कितना था, बड़ा था, ठीक है। जैसे ही वो आदमी खराब हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, उसका बी यहाँ पे आ गया और एल क्या हो गया, घट गया। तो जैसे ही एल घटेगा तो हम लोग रिलेशन जाते हैं T = 2πL/G। तो T और टाइम पीरियड और एल का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से क्या होगा, अगर एल घट रहा है तो टाइम पीरियड भी घटेगा। और मैंने पहले बताया है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन्वर्स होता है। टाइम पीरियड = 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर घटेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में क्या चेंजेस आएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में इंक्रीज हो जाएगा। अगर पूछता है टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, इन द इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, u किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशंस देखे थे, ठीक है। इसमें से एक इक्वेशन ये भी है। तो u क्या रिप्रेजेंट करता है, u बताता है इनिशियल स्पीड को, इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। और v क्या बताता है, फाइनल वेलोसिटी को। a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम है, ठीक है। इन द फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी u + v / 2, u क्या हो जाएगा, फिर से u के बारे में पूछा है तो u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए, u + v/2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। एक्सेलरेशन होता क्या एक्चुअली, ठीक है, या फिर बात करें फोर्स = क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप ये शायद बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये वहाँ डायरेक्ट नहीं लिख करके इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिखा गया है तो बुक में गलत दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के। अगर बात करें एक्सेलरेशन मास से कैसा रिलेशन है, तो मास से क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाई ऑन द 2 सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शनल क्या होता है, इरेगुलरिटीज़, माने उभर खाबर जो होता है उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड होगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड इन लार्ज नंबर ऑफ टेनी फ्रेगमेंट, द टोटल मोमेंटम ऑफ द फ्रेगमेंट क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ द फ्रेगमेंट इज 0। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है, सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कोल्ड, जो फ्रिक्शन को कम कर दे उसको क्या बोलेंगे, लिब्रिकेंट्स बोल सकते हैं। लिब्रिकेशन जो मशीन वगैरह में लगाते हैं वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने रुकावट को कम करता है लिब्रिकेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाई, तो स्ट्रेंथ जो होता है, फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो किस चीज़ में दर्शाते हैं, वो मैग्नीट्यूड में दर्शाते हैं। जैसे कि एग्जांपल 10 न्यूटन, तो 10 क्या बता रहा है कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लेकिन 10 क्या बता रहा है कि उसके स्ट्रेंथ कितना है। और अगर इसी तरह से 15 लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ और ज़्यादा है। तो ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है 10, ठीक है, वो स्ट्रेंथ ही बता रहा है। नेक्स्ट, when the direction of motion of a coil is perpendicular to the electromagnetic field, the value of induced current, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल अगर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, तो इंड्यूस करंट जो होगा वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है। इंड्यूस करंट मैक्सिमम होता है, यानी कि ये एंगल पे डिपेंड करता है। अगर थीटा = 90 डिग्री है तो इंड्यूस करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फोर्स, तो हम लोग पहले देखे थे इंटरनल फोर्स क्या होता है, बैलेंस होता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन व्हाट काइंड ऑफ मोशन इफ इट्स स्पीड कीप चेंजिंग वाइल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन।
अगर किसी का स्पीड कॉन्स्टेंटली मैंने कॉन्स्टेंटली नहीं अगर किसी का स्पीड चेंज होते जा रहा है, ठीक है, लगातार चेंज हो रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो क्या बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, स्पीड चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। एज एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाता तो क्या हो जाता, यूनिफॉर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ है कि 5 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, फिर अगला 5 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, 5 किलोमीटर फिर अगला 5 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 5 किलोमीटर 5 घंटे में, उसके बाद फिर 10 किलोमीटर 5 घंटे में, 12 किलोमीटर फिर 5 घंटे में, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी, ठीक है, स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द मोशन ऑफ जब वैल्यू इट्स वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, वेलोसिटी अगर वेरीज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे, ठीक, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड, जब कोई बॉडी रोल करता है एक बॉडी के ऊपर दूसरे बॉडी इसके ऊपर, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर जब कोई दूसरा वाला रोल कर रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो फ्रिक्शन क्या बनता है, रुकावट का कारण बनता है, तो जब कोई बॉडी रोल कर रहा होता है तो उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है, ठीक है। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, स्लाइडिंग मतलब घिसला हुआ, किसी बॉडी को अगर घसीट करके लेके जा रहे हैं, एंड देन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कोई बॉडी रुका हुआ है उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो ऑब्वियस है स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कि कोई बॉडी जब स्लाइड कर रहा हो तो स्लाइड तो तभी कर रहा है जब मतलब कम फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन में रुका हुआ है यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है तभी रुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट हमारा द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्पीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये देख सकते हैं स्लोप क्या होता है, स्पीड बताता है। और एक चीज़ मैंने अभी बताया कि अगर बात करते हैं यहीं पे एरिया की, तो एरिया क्या हो जाता है, डिस्टेंस तो नहीं लिखता, ठीक है, यहाँ पे स्पीड और टाइम ग्राफ का अगर एरिया पूछता तो क्या हो जाता है, हम लोग डिस्टेंस एक स्टेप क्या आ जाते हैं, पीछे चले जाते हैं एरिया में, और स्लोप में एक स्टेप आगे चले जाते हैं, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट, विच रिलेशन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन, मतलब ऑप्शंस दिए गए थे कौन सा रिलेशन सही है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ऑप्शन सही था, ठीक है। नेक्स्ट, इन फ्लूइड मैकेनिक्स मैक नंबर इज़ 1 इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैक नंबर 1 कब होता है, जब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, तभी मैक नंबर 1 होता है। तो मैक नंबर का होता क्या एक्चुअली, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था क्या, मैक नंबर 1, मैक नंबर यहाँ पे 1 पुट कर दिए, यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। मैक नंबर याद रखना है आपको, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, ये क्या है, रेशियो है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो मैक नंबर हैज़ नो यूनिट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैक नंबर 1 से कम है तो इसको क्या बोलते हैं, सबसोनिक बोलते हैं, मैक नंबर 1 है तो ट्रांससोनिक बोलते हैं, मैक नंबर 1 से बड़ा है तो सुपरसोनिक, और मैक नंबर ग्रेटर देन 5 है तो हाइपरसोनिक। समझ में आ रहा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। सबसोनिक है तो मैक नंबर क्या होगा, लेस देन 1, ट्रांससोनिक है मैक नंबर 1 ही होगा, सुपरसोनिक है मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, और हाइपरसोनिक है तो ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का भी अलग अलग पार्ट होता है, जैसे अभी पढ़े हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो इसमें सबसे ज़्यादा माने सबसे कम किसका है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब रुका हुआ बॉडी पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होगा, तभी तो रुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जब किसी बॉडी को हम लोग स्लाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे भी फ्रिक्शन है, तो उसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। उसके बाद क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, कोई बॉडी जब रोल कर रहा होता है तो देखना उसमें क्या लगता है, उसमें फोर्स हम लोग को कम लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, ठीक है, और स्लाइड करने वाला पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसके बाद रुका हुआ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
यानी कि सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा पे आता है, रोलिंग फ्रिक्शन पे। नेक्स्ट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए बोला है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ पहले भी देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, तो ये वाले क्वेश्चन रिपीटेड वे में आते हैं, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है ये सारे क्वेश्चन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल इंक्रीज। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगा कब, अगर दो सरफेस है तो अगर हम लोग को क्या कर रहे हैं, एक को एक के ऊपर प्रेस कर रहे हैं, जोर से दबा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एक के ऊपर एक बॉडी है, उसके ऊपर दूसरे पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, प्रेस हार्ड कर रहे हैं प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल इंक्रीज इफ़ टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हीकल टायर्स आर इन्फ्लेटेड प्रॉपरली। इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है, हवा डालना। ठीक है, तो प्रॉपरली क्यों हवा डालते हैं, ताकि स्कीड ना करे, ठीक है, फिसले ना, और फ्रिक्शन जो हो वो कम से कम हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा पूरा हवा डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग समझते हैं, व्हील में बॉल बियरिंग का काम क्या है, टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करना। ठीक है, तो हम लोग बात किए थे कि रोलिंग फ्रिक्शन कम से कम होता है, जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं हम लोग, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा, ए मैन क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन लीन्स फॉरवर्ड बिकॉज। ठीक है, जब देखे होंगे कि माउंटेन पे कोई आदमी चढ़ रहा होता है तो वो उसका बॉडी, उसका पोर्शन जो है आगे की ओर झुका हुआ रहता है, देखे होंगे ऐसे करके। उतरते टाइम क्या होता है, उसका बॉडी पीछे की ओर झुका होता है, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करता है। स्टेबल किस लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की ओर बना हुआ रहे। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो प्रॉपर वे में आए और हमारा बॉडी क्या है, स्टेबल हो। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या होता है, आगे की ओर झुके हुए रहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन, प्रॉपर बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट, द स्विंग ऑफ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन द एयर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसमें बॉल जो स्विंग होता है वो एक्चुअली क्या होता है, तो वो होता है टर्बुलेंस कॉज बाय विंड। टर्बुलेंस का मतलब हिलना डुलना। ठीक है, विंड के द्वारा जो उस पर जो प्रेशर बनाया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉल स्विंग किया जाता है, स्विंग होता है, हवा के द्वारा जो प्रेशर बनाया जाता है। ठीक है, टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना। ठीक है, जहाज का टर्बुलेंस सुने होंगे। नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग इस सर्कल ऑफ रेडियस आर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता होता है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, फिर भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। अगर स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो क्या होता है कि उसका एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि उसका जो है डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा होता है। तो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन जो होता है v²/r होता है। ठीक है, जब कोई बॉडी सर्कल में मोशन कर रहा होता है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका एक्सेलरेशन होता है v²/r। व्हाट इज़ टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, है ना, या फिर लेफ्ट राइट करना या फिर आगे पीछे करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको वाइब्रेशन बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ए स्फीयर रोल्स डाउन ऑन टू इंक्लाइन प्लेन ऑफ डिफरेंट एंगल बट सेम हाइट। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है टेढ़ा वाला प्लेन। टेढ़ा वाला प्लेन में क्या हो रहा है, एक स्फीयर, ठीक है, स्फीयर क्या हो रहा है, रोल कर रहा है। ठीक है, बट उसका जो है एंगल अलग अलग है लेकिन हाइट सेम है, तो ये क्या होगा, इट डज सो, तो उसको वो दोनों जो मूव करेगा वो सेम स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, एंगल अलग अलग था लेकिन हाइट सेम होने की वजह से वो क्या करेगा, दोनों स्फीयर रोल जो है सेम स्पीड से मूव करेगा। नेक्स्ट, हैव सेम यूनिट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। टॉर्क और वर्क डन जो है और एनर्जी जो है, इस तीनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो ऑप्शन में दिया गया था वर्क एंड टॉर्क, तो वर्क एंड टॉर्क हैव सेम यूनिट। ठीक है, अगर बात करें डायमेंशन की, तो मैं आपको डायमेंशन बता दे रहा हूँ, क्या होता है, ml/t-2, ml/t-2। तो आपको मैंने डायमेंशन बता दिया, डायमेंशन से आप इसका यूनिट निकालिए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में यूनिट निकाल करके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस्ड फॉर व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, बोला है कि एक
रिजल्टेंट जो है वो बैलेंस्ड होगा, कब होगा, जब क्या होगा, दोनों फोर्स, रिजल्टेंट जो होगा 0 होगा, ठीक है। बैलेंस फोर्स तभी होगा जब इधर से भी 300 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 300 न्यूटन, या कुछ भी किसी का भी एग्जांपल मान सकते हैं, 100 न्यूटन इधर भी लगेगा तो 100 न्यूटन इधर भी लगेगा, तभी क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा, ना इधर खींचेगा ना इधर खींचेगा। लेकिन यहीं पे देख ले अनबैलेंस फोर्स की, इधर 300 न्यूटन लगा रहे हैं लोग, इधर 100 ही न्यूटन लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये बैलेंस फोर्स होगा क्या, ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना निकल जाएगा 200, लेकिन इसमें रिजल्टेंट कितना निकलेगा 0। तो बैलेंस तभी होगा जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। नेक्स्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ 0 स्पीड, ठीक है। जब कोई बॉडी रेस्ट पे होता है तो स्पीड क्या होता है, उसका 0 होता है। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस इन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg व्हेन द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। पूछा गया है, बोला गया है कि एक्सेलरेशन निकालिए, मास दिया हुआ है। अब न्यूमेरिकल्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलता है। हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका आंसर कितना आया 2, तो आंसर 2 आया कैसे, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो आप इसको निकालना है आपको, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एक्सेलरेशन in meter per second square of a body when which accelerate from 10 meter per second to 20 meter per second in 4 सेकेंड। देखिए, दो वेलोसिटी दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमको ये समझना है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, ठीक है। तो हमको पहले सोचना पड़ेगा, हमको पहले ये डेटा नोट करना पड़ेगा कि v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मांगा है, तो वहीं से हमको पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो जहाँ पे v भी है, u भी है, a भी है, t भी है, तो वो हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v दिया हुआ है कितना, v बोले तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकंड, और a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में मांगा है, ठीक है। हाँ, और टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकंड। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 ए इक्वल टू 10 हो जाएगा, ए इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। समझ में आया। तो v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या होता है एक्सेलरेशन, और t क्या होता है टाइम। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखना है, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से सिर्फ यही वाला इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाएं, क्योंकि फॉर्मूला के डिमांड था, ठीक है। फॉर्मूला में ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, इसलिए यही वाला फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, पहले आपको ये नोट कर लेना है, मास कितना है 3 kg है। एक्सेलरेट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस, यानी कि v इनिशियल कितना हो जाएगा, u कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, v कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। अब आप दिमाग में बैठाइए कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन में जिसमें v u t और a आ जाए, ठीक है। तभी तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या बोला है, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकलेगा कहाँ से, इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम लोग को क्या कहाँ तक जाना है, फोर्स तक जाना है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया हुआ है 3 kg और एक्सेलरेशन निकला था 2 मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 न्यूटन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, ए बॉडी इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई बॉडी है जो मूव कर रहा है कितना 10 मीटर पर सेकंड से, इट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। देखिए अब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि u का वैल्यू दे दिया है। इट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर इफ ऑफ द बॉडी ऑफ दिस बॉडी इन दिस 5 सेकंड, ठीक है। तो अब आप खोजना है आपको कि वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा इक्वेशन लगेगा जिसमें s भी आ रहा हो, s बोले तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन भी आ रहा हो, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी आ रहा हो। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ठीक है, आपको तीनों को पहले फॉर्मूला को याद कर लेना है, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में देखिए डिस्प्लेसमेंट मांगा है, या डिस्टेंस बोल सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो। यू हम लोग को क्या दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। टी हम लोग को 5 सेकेंड दिया हुआ है, हाफ तो हाफ ही होगा। ए क्या दिया हुआ है, ठीक है, ए हाँ दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। उसके बाद टी भी दिया हुआ है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता था, तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यू इज इक्वल टू 10, टी इज इक्वल टू 5, हाफ तो था ही, और ए इज इक्वल टू 2 और टी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा एस इज इक्वल टू 75 मीटर। आया आंसर, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ड्यू टू एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब यहाँ एक्सलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज फ्रॉम, वेलोसिटी कितना से कितना हो रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, उसके बाद बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें एक्सलरेशन भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, ठीक है, और u भी हो, v भी हो। पिछले वाले में फॉर्मूला में v का रिलेशन v वाला कुछ नहीं था। ठीक है, और इसमें क्या है, v बोला है कि v भी होना चाहिए। v कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको अब खुद से जज करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीनों में से। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगेगा। आपको आंसर तक पहुँचना है 87.5। अब खुद से कीजिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कौन सा क्या है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, नोट कर लीजिए। यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, वी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बुलेट ऑफ मास। तो और एक बात कि हम लोगों ने तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन से उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लिए। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे यूज़ हो रहा है एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे यूज़ हो रहा है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो तीनों फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब बोला है ए बुलेट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी इज a इज फायर्ड इनटू ए लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड एंड मास, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज। ठीक है, एक बुलेट जिसका मास है m और फायर करते हैं, वेलोसिटी को क्या a भी लिख सकते हैं, v भी लिख सकते हैं। लार्ज ब्लॉक, लार्ज वुडन ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक गोली दागा किस पे, खिड़की उड़की पे, तो उसका खिड़की का भी तो मास होगा कुछ ना कुछ। तो बोला है द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, पूरे सिस्टम का वेलोसिटी क्या होगा। अगर मान लीजिए खिड़की पे हम गोली मारे और खिड़की ही उड़ गया, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये होगा बुलेट ऑफ मास डिवाइडेड बटे मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ लार्ज ब्लॉक, यानी कि खिड़की, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि स्मॉल m अपॉन m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई ए क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट, in a particular system the unit of length, mass and time are chosen 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू, तो फोर्स का जो यूनिट जानते हैं हम लोग न्यूटन, ये कितने न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 kg को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 kg को 10 टू द पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो उसी को तोड़ा है। ठीक है, तो 10 क्यूब ग्राम, 10 स्क्वायर ग्राम बाई एस स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100, ठीक है, इंटू 10, इसको तोड़ दिया है, इंटू 10, देखिए 10 का स्क्वायर को 10 इंटू 10 और 10 का क्यूब को 100 इंटू 10 कर दिया है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.1 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअल में किया क्या था कि उसको तोड़ रहा है सिर्फ। ठीक है, ताकि वो वाले फॉर्मेट में आ जाए। तो 10 इंटू 10 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक बार ये देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम और 0.1। तो इसी के फॉर्मेट में हम लोग 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड बना रहे हैं। ठीक है, तो 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं ताकि इजीली आ जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, 1 बाई
1/10 न्यूटन आएगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है 0.1 न्यूटन। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है। तो ये 18/5 होगा। कैसे आता है ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर। अगर यहीं पे लिखे 1 मीटर तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें 1 आवर में कितना होता है 3600 सेकंड। अगर यहीं पे 1 सेकंड लिखे तो 1/3600 आवर, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर डिवाइडेड अपॉन 1/3600 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, कट करके कितना आ जाएगा 18/5 आ जाएगा, ठीक है। वो इसको वैसे इसको आपको याद भी कर लेना है कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो ये क्या हो जाता है 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये एक्चुअल में आता कहाँ से है, तो हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यही पूछा था कि फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ अरेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 होता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला है फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। और एक चीज़ माइंड में फिर से बैठा लीजिए कि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो इसी को अरेंज कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट का देख चुके हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये होता है 343 मीटर पर सेकंड एयर में, ठीक है। याद रखना है 343 मीटर पर सेकंड जो होता है साउंड का वेलोसिटी होता है एयर में। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, इसको अगर मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको ये हो जाएगा 5/18। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे तो वो होता है 18/5। अब यहीं पे उल्टा हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो 5/18। कैसे आता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे 1000/3600 तो कितना आएगा तो कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो कटेगा, यहाँ का 2 जीरो करेगा, उसके बाद 2 से काटेंगे तो 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर अगर मीटर पर सेकंड में लिखे तो 5/18 होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि मोशन से रिलेटेड थे। मोशन से रिलेटेड ब्लैक बुक में ये सारे क्वेश्चंस दिए गए थे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर।